डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में। जो टॉपिक है, पहले तो जानते हैं कि इस टॉपिक का अर्थ क्या हुआ। यानी कि यहाँ पे जो है आपको जो दो शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, एक है आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है आपका संरक्षण। तो हम जो है पहले इन दोनों को समझते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और उनका संरक्षण तब जानेंगे कि क्या होगा। सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे संसाधन का, तो देखिए संसाधन किसको कहेंगे। संसाधन जो है जीवन को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि ऐसा कोई भी चीज जो कि आपके जिंदगी के लिए जरूरी है, जिसका कि आप उपयोग करते हैं, वो सब संसाधन कहलाएगा। अगर आप किसी चीज का उपयोग कर दिए तो समझ जाइए कि वो आपका संसाधन बन गया। अगर वो जिसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपका जो है वो संसाधन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं जिस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, तो जब यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए संसाधन है। अगर मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ अब, तो ये मेरे लिए अब संसाधन नहीं है। जब तक मैं यूज नहीं कर रहा था वो संसाधन नहीं था। ठीक है, तो आदमी जिस चीज का उपयोग कर ले वो जो है संसाधन हो गया, जिसका उपयोग नहीं करता है वो आपका संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया संसाधन। दूसरा है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हुआ, जो कि आदमी नहीं बल्कि प्राकृत ने बनाया हुआ है। ठीक है, और कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का मतलब होता है कि उसका जो है सदुपयोग करना, उसका जो है आपका सही से इस्तेमाल करना, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपका जो है बचा रहे। यानी कि सिंपल समझो, बचाओ। ठीक है, संसाधनों का आपका जो है बचाओ। और बचाते कैसे हैं, बचाने का मतलब हो गया कि कम खर्च करना, सही जगह पर खर्च करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल का प्राकृतिक संसाधन का, तो कुछ प्रमुख जो संसाधन है वो है आपके वायु, जल, मृदा, खनिज लवण और वन। तो ये सब जो मैंने बताया ना, ये कुछ प्रमुख आपके जो है संसाधन है। अब बात करते हैं अगर संसाधन के प्रकार का, कि कितने प्रकार के जो है आपके संसाधन होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि संसाधन के जो है दो प्रकार हैं। एक है आपका क्षय संसाधन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सहॉस्टिबल संसाधन, और दूसरा है आपका अक्षय संसाधन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इन एक्सहॉस्टिबल संसाधन। क्षय का मतलब होता है आपका जो है बर्बाद होना, खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना। तो ऐसा संसाधन जिसका कि उपयोग करने के बाद से उसका क्षय होता है, वो खत्म हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षय संसाधन। और जिसका उपयोग करने के बाद भी जो है खत्म नहीं होता है उसका मात्रा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अक्षय संसाधन। चलिए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, आपको आज धूप मिल रहा है, क्या आज का धूप का आप जब उपयोग कर लिए, सन का उपयोग आप कर लिए, तो क्या कल नहीं मिलेगा, कल भी मिलेगा। तो एक तरफ से आप उपयोग करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको जो है फिर से वो दोबारा मिलते जा रहा है, यानी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये आपका इन एक्सहॉस्टिबल संसाधन हो गया। वही जब बात करेंगे क्षय संसाधन का, जैसे मान लो कि जमीन का जो है आप फर्टिलिटी को समझिए। अगर मान लीजिए किसी खेत में आपने जो है पौधों को लगाया, तो उसका फर्टिलिटी क्या होता है, पहले की तुलना में अब जो है कम हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग खेतों में खाद नहीं दें और सिर्फ पौधों को ही उगाते रहें, तो क्या होगा, उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। तो मिट्टी का जो आपका उर्वरता है ना, फर्टिलिटी है ना, वो आपका क्षय संसाधन हो गया, वो आपका जो खत्म हो जाता है। अगर आप कोयला का उपयोग कर रहे हो, तो क्या होता है, वो जो है आपका किचन में खत्म हो जाएगा। तो फिर वो आपका जो है क्षय संसाधन, गैस हो गया। ठीक है, ये सब जो है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी जो आपके क्षय संसाधन है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए, इस क्षय संसाधन को भी जो है फर्दर हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। तो जान लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि नवीकरणीय जो संसाधन है ना, यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि इसको अपरंपरागत संसाधन कहते हैं। देखो, परंपरागत कहेंगे हम लोग अनवीकरणीय को, तो अनवीकरणीय को हम लोग परंपरागत कहेंगे और नवीकरणीय को हम लोग अपरंपरागत कहेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें अ है उसमें जो है आपका परंपरागत, और जिसमें न है यानी कि अ नहीं है उसमें अपरंपरागत। क्यों और कैसे, तो बात को समझिए। जैसे बात करूं, अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होता है जिसका कि एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो उसका फिर से पुनः चक्रण नहीं हो पाता है, फिर से जो है उसका मतलब कि रीगेन आप लोग नहीं कर पाते हो। ठीक है, जैसे एक मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए,
मैं बोल रहा हूँ कि अनवीकरणीय जो संसाधन है उसका एक बार यूज कर लेते हैं तो जो आपका नियर का फ्यूचर है ना उसमें उसको फिर से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कोयला का ही ले सकते हैं आप लोग, कोई भी जो मिनरल है उसको ले सकते हो। अगर कोयला खत्म हो जाता है तो आप लोग जो है 10 साल, 5 साल, 20 साल में आप लोग नहीं बना सकते हो, उसको के लिए जो है आपका करोड़ों साल लग जाएगा। एल्यूमिनियम अगर खत्म हो जाए तो एल्यूमिनियम को बनाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो नियर के फ्यूचर में ये रिसाइकल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। इसमें एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसिल फ्यूल हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे, और जो आपका जैव प्रजाति यानी कि स्पीसीज हो जाएंगी। अगर कोई भी स्पीसीज खत्म हो जाता है तो वो आपका अभी फिलहाल में जो है आपका फिर से वो नहीं फिर से बन पाते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग अपरंपरागत, सॉरी, इसको जो हम लोग परंपरागत इसलिए कहते हैं ना क्योंकि सदियों से हम लोग इसका जो उपयोग करते रहे। जैसे देखो, खनिज लवण का हम लोग बहुत पहले से उपयोग करते रहे, जैसे तांबा का, लोहा का, ये सब आप लोग जानते हो, सोना चांदी का, ठीक है। कि हम लोग जैसे तांबा का ही मैं बात करूँ तो मोहनजोदड़ो का जब आप लोग पढ़ते हो ना, हड़प्पा पढ़ते हो, तो उस समय ही जानते हो कि उस समय भी आपका जो तांबा का उपयोग होता था। तो ये बहुत पुराने समय से हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग परंपरागत। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका परंपरागत, ठीक है। दूसरा आपका जो अपरंपरागत है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो नवीकरणीय संसाधन जो कि रिसाइकल हो सकता है, जैसे कि आपका जो है बात कर लूं मैं, सोलर एनर्जी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आज आप लोग जानते हो ना कि हम लोग जो है सोलर पैनल लगाते हैं और उससे जो है हम लोग बिजली बनाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये तो हाल ही के कुछ समय से जो है इसका उपयोग हो रहा है। तो ये आपका जो है अभी अभी उपयोग हो रहा है, तो ये अपरंपरागत है, यानी कि परंपरागत नहीं है। और ध्यान दीजिए कि सोलर एनर्जी क्या है, ये आपका रिसाइक्लेबल होता है, यानी कि जो है एक बार हम उपयोग कर लेते हैं तो फिर से ये जो है आपका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसका रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल में और भी बता देता हूँ कि आपका पानी हो गया, एक बार उपयोग करें तो फिर से उसको उपयोग कर सकते हो। आपका जो है फर्टिलिटी है, अगर एक बार खत्म हो जाता है तो उसको फिर से हम लोग जो है मतलब रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से जो है जमीन के अंदर में हम लोग उर्वरता शक्ति को वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ, कृषि हो गया, कृषि का उत्पाद हो गया, ये वन्य जीव है या फिर प्राकृतिक वनस्पति है, खुद मानव है, वो भी रिप्रोडक्शन के जरिए जो फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जलीय जंतु है, ये भी आपके प्राप्त की जा सकते हैं। तो जो मैंने ये सारा का सारा बताया ना, ये सभी जो है दोबारा से प्राप्त हो जा रहे हैं, इसलिए नवीकरणीय है और हाल ही के समय से इसका उपयोग हो रहा है, तो इसलिए जो है ये अपरंपरागत है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अक्षय का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका ये खत्म होता ही नहीं है। सूर्य ऊर्जा, सूर्य से जो एनर्जी निकलता है ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। हवा में जो एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होता है। जो आपका ज्वार में ऊर्जा होता है वो भी कभी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका ये वाटर का जो पावर है, एनर्जी है, बिजली बनाते हैं हम लोग, वो खत्म नहीं होने वाला है, पानी का एनर्जी। अगर सैंड में, डेजर्ट में जो आपका एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होगा। मिट्टी के अंदर में जो भी है वो सब आपका कभी, मतलब मिट्टी जो खुद है वो एनर्जी खत्म नहीं होने वाला। अगर वर्षा की बात करूँ तो वर्षा आज हुआ तो फिर से वर्षा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये आपका खत्म नहीं होने वाला है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि अक्षय संसाधन क्या होता है, क्षय संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अपरंपरागत संसाधन क्या होता है, ठीक है। और परंपरागत क्या संसाधन होता है, ये भी आप लोगों को जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलो, इसके बाद से हम लोग आगे कुछ और भी फैक्ट्स जानेंगे, आप लोग जो है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। और वो है क्या, आप लोग तो संसाधन अभी पढ़ लिए। सो अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी जो है इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि पृथ्वी का जो है बहुत सारे अलग अलग मुख्य पार्ट होते हैं, जिसको कि हम लोग अलग अलग स्फीयर्स में बांटे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात करता हूँ, पहला आपका जो पृथ्वी का भाग है वो है आपका स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, देखो, पृथ्वी के ऊपर जो भी आपका ठोस सतह है ना, वो सब का सब कोलेक्टिवली कहलाता है लिथोस्फीयर। यानी कि पूरे जमीन जितने भी है ना पृथ्वी के ऊपर, वो सभी के सभी मिल करके और तब कहलाते हैं आपका लिथोस्फीयर। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं जल मंडल के बारे में, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो ध्यान दीजिए बाबू कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जितने भी आपके लिक्विड वाले पार्ट हैं, ठीक है, वो सभी के सभी कोलेक्टिवली कहलाते हैं आपका क्या चीज, तो वो कहलाते हैं आपका हाइड्रोस्फीयर। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि पृथ्वी के ऊपर सब पूरे के पूरे सभी समुद्र को आप लोग ले लीजिए, सभी नदियों को, या फिर जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे वो आपका जो है पौंड हो, तालाब हो, पोखरा हो, ठीक है, झील हो, चाहे आपका जो है किसी प्रकार का कोई भी वाटर बॉडी हो, वो सब मिल करके और आपका कहलाता है जल मंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया।
फिर बात करते हैं एक तीसरा मंडल है जिसका नाम है आपका वायुमंडल। तो ये आपका ध्यान दो कि पृथ्वी पर जितना भी आपका गैस है ना, वो सभी के सभी गैसियस पदार्थ मिल करके और कलेक्टिवली कहलाते हैं आपका एटमोस्फियर, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग वायुमंडल। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो एक कवर होता है, आवरण होता है, खोल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो ये तीनों मंडल जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ एनर्जी से संबंधित डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर जो है जितने भी जीव हैं उनके बॉडी में जितना भी एनर्जी है वो सभी के सभी एनर्जी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो सभी के सभी एनर्जी जो है आपके सूर्य से प्राप्त हुए हैं। कैसे, तो चलिए इसको जो है बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका सूर्य हो गया, ठीक है, तो होता ये है कि सूर्य से जो आपका एनर्जी निकलता है ना, उसको जो है पौधे अपने बॉडी के अंदर में जो है उसका यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और ग्लूकोज को बनाते हैं, कुछ का उपयोग करते हैं और बाकी को जो स्टोर करके रखते हैं अपने पत्तियों में, स्टेम में, फल में, फूल में, जड़ में, ठीक है, अलग अलग भागों में। उसको जो है जब वो स्टोर करके रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसके पत्तियों को यानी कि उसके भागों को जो है तोड़ करके और फिर हम लोग खाते हैं, यानी कि मनुष्य या फिर जो भी एनिमल्स हैं वो सभी खाते हैं जो आपके हार्बीवोरस हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सूर्य से एनर्जी है वो पौधों में गया, पौधों में से हम लोगों में से आया। अगर मान लीजिए कि जो हार्बीवोरस है, हार्बीवोरस को आपका जो है कोई कार्निवोरस खाया, यहाँ पर कोई जानवर खाया, एनिमल खाया, तो अब जो है उसमें से एनर्जी इसमें गया। यानी कुल मिलाकर के बात करूं तो जितने भी एनिमल है उन सभी में एनर्जी कहाँ से आया हुआ है, तो इनडायरेक्टली बात करूं तो पौधों में से आया है, और अगर पौधों में बात करूं तो सूर्य से। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर जितना भी आपका एनर्जी है वो सारा का सारा कहाँ से आया है, तो सूर्य से आया हुआ है। ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अल्टीमेट जो सोर्स है ना वो आपका सन है। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर आपका जो भूमि है उस भूमि का 80% जो है आपका ऐसा भूमि है जिसका कि ऊपर वाला जो कवर है वो आपका मृदा है। अब भूमि और मृदा तो नॉर्मली आदमी जो है एक ही बात को समझता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। जितने भी पृथ्वी पर ठोस वाले भाग है वो सभी के सभी तो भूमि हो गए। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो भाग ठोस रूप में हमें दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, तो वो सब आपका क्या है, वो सब जो आपका वो भूमि है। और इसका जो ऊपरी लेयर होता है उसको हम लोग सॉइल यानी कि मृदा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए कि पूरा लैंड जो है, पूरे लैंड पर आपका जो है सॉइल नहीं है। सॉइल मात्र 80% लैंड पर ही है, बाकी 20% पर नहीं है। ठीक है, चलिए, मृदा में अगर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला जो है वही लेयर होता है मृदा, जिसमें कि आपका लवण और जैव खाद्य पदार्थ मिलते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक जिसमें भी आपका मटेरियल मिलेगा, मतलब देखो लैंड का ऊपर का वो आपका लेयर जिसमें कि आपका जो है मिनरल्स मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं, और आपका जो है बायो यानी कि बायोमास मिलता है, यानी कि उसको बोल सकते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, तो उसको हम लोग सॉइल बोलेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए कि आपका जो है ये जल है, ये या फिर वायु है, या फिर दूसरे फैक्टर जैसे कि कुछ जानवर होगा या फिर कीट पतंग हो, या फिर कोई भी दूसरा कारण हो सकता है, जैसे कि हिमस्खलन हो जाता है या फिर जो आपका सॉइल इरोजन होता है। तो इन सब सॉइल इरोजन के खैर इसी को मैं समझा ही रहा हूँ। क्या होता है कि मतलब कि जो आपका चट्टाने होती हैं वो खिसकता है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि एक जगह का आपका जो मृदा है ना वो कट करके दूसरी जगह तक जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो सॉइल इरोजन जो है ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक जगह से आपका सॉइल का कट करके और दूसरे जगह तक जो है ट्रांसफर होना, यही कहलाता है आपका सॉइल इरोजन। और ये जो है बहुत सारे फैक्टर से होता है, जैसे कि एयर, हवा अगर जो है बहेगा तो उससे भी जो क्या होगा, मिट्टी का जो आपका पार्टिकल्स है वो उड़ करके और एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। अगर पानी बहेगा तो उसके माध्यम से भी जाएगा। अगर जो है आपका कोई बहुत भारी चीज ऊपर से नीचे गिर गया तो उसकी वजह से भी क्या होगा, मिट्टी जो है आपका खिसकेगा और जो आपका ऊपर का लेयर है यानी कि सॉइल है वो भी आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। तो ये है आपका सॉइल इरोजन। आगे ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के ऊपर आपका 3/4 भाग जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। ठीक है, अब देखिए पानी कितना है, तो पानी जितना अगर मान लो कि 100% है ना, यानी कि देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ, पूरा पृथ्वी का जो है आपका 29%, सॉरी 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 71, एक मिनट 71% जो है वो आपका वाटर है। अब ये जो 71% है, अगर ये मान लीजिए कि 100% है, तो इस 100% का जो है आपका 97.5% जो है आपका हमारे यूज के लायक नहीं है, वो जो है आपका
सॉल्ट उसमें डिजॉल्व है, मिनरल्स उसमें डिजॉल्व हैं, ठीक है, वो जो है आपका सॉल्टी है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि इसमें जो है आपका 2.5 ही % ऐसा है जिसका कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 71% का भी मैंने बता दिया 100%, और 100% का 97% जो है हमारे यूज के लायक नहीं है, वो जो है आपका समुद्रों में है, ठीक है। और 2.5% जो है वही आपका फ्रेश वाटर है जिसका कि यूज किया जा सकता है। इसमें से भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, कि 2.5% का भी आपका 70% जो है आपका वो आइस के रूप में अंटार्कटिका हो गया, हिमालय हो गया, ऐसे जगहों पर जो है आपका वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और मात्र 30% है जो कि नदियों में या फिर जमीन के नीचे है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात करूं तो 0 जो है आपका 6% ही पानी जो है आपका ग्राउंड वाटर या फिर नदियों में जो है आपका है, जो कि हमारे लिए पीने के लायक है। बाकी जो है आपका या तो समुद्रों में और नहीं तो आपका जो है आइस कैप के रूप में जमा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जो पानी है हम लोग किन किन तरीकों से जो उपयोग करते हैं, किन किन कामों में उपयोग करते हैं, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझसे भी बेहतर जानते हो कि कहाँ कहाँ पर जो हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, पीने में, खाने में, खाना बनाने में, ठीक है। इसके अलावा जो है कपड़ा धोना हो गया या फिर स्नान करना हो गया, बिजली बनाना हो, या फिर जो भी आपका कचरा है, वाहित मल है, ठीक है, सीवेज है, उसको जो है एक जगह से जगह तक पानी में घुला करके आपका जो है डिस्पोज करना हो, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो जो औद्योगिक कचरे होते हैं उनको भी जो है उसको नालों में बहवाने के लिए हो गया, ठीक है, बहाने के लिए, या फिर सिंचाई करना हो, जो भी आपके फैक्ट्री होते हैं उनमें सामानों को बनाने के लिए, या फिर जो है आपका बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर जो है जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि मछली हो गया, उन सभी को पालने के लिए। तो ये जो हम लोग बहुत सारे जगहों पर पानी का उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग कि भूमि क्या, भूमि जो है अभी मैंने पहले ही बता दिया था कि भूमि जो है आपका क्या होता है, वो जो है आपका पृथ्वी का ठोस सतह होता है। और ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कि भूमि जो है आपका पूरे पृथ्वी का मात्र 27% है, और बाकी जो आपका 30% है वो आपका क्या है, तो वो जो है आपका वनों से ढका हुआ है, करीबन 30 से 35% के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा जो है, चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि वनोन्मूलन क्या है। एक यहाँ पे टर्म दिखाई दे रहा है कि वनोन्मूलन क्या हो, तो ध्यान दीजिए कि अगर बड़े से जो है आपके जगह पर अगर बहुत सारे पेड़ हैं लगे हुए हैं, ठीक है, और उन सभी पेड़ों को जो है बहुत मतलब कि बड़े पैमाने पर काटा जाता है, तो यही जो है आपका काटना कहलाता है आपका वनोन्मूलन, ठीक है। यानी बड़े पैमाने पर वनों का कटाई, पेड़ों का कटाई ही कहलाता है आपका वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन क्यों किया जाता है, बड़े पैमाने पर क्यों काटा जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिए, पहला इसका कारण हो जाएगा, 1 मिनट में बता देता हूँ, रुक जाओ। चलो, तो वनोन्मूलन का कारण क्या है, पहला हो गया आपका जो है झूम खेती। झूम खेती को करने के लिए आप लोग जानते ही हो कि वनों का सफाई करके वहां पर जो खेती करते हैं, और फिर जो आपका उर्वरता सबकी कम हो जाता है, तो फिर वहां से जो है दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम होते हैं, ठीक है, जलाशय बनाते हैं, बांध बनाते हैं, ठीक है, या फिर सड़क बनाते हैं, रेलवे लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए जगह चाहिए होता है, तो जगह तो हम लोग वहां से प्राप्त करेंगे जहाँ पर कि आपका मानव जो है दखल करके नहीं रखा है, कब्जा करके नहीं रखा है, यानी कि जो आपका नेचुरल है, यानी कि जहाँ पर पौधे होंगे तो उन्हीं को काट करके साफ करेंगे। इसके अलावा जो है अतिचारण, अगर पशुओं को बहुत ज्यादा चराई मतलब चराते हैं, तो उसके जरिए भी आपका जो है वनोन्मूलन होता है। साथ ही साथ लकड़ी का आवश्यकता होता है, तो इसकी वजह से भी हम लोग वनों को काटते हैं। जैसे कि मतलब कि अंग्रेजों के समय में जो है आपका जब ट्रेन का शुरुआत हुआ था, तो उस समय आपका लकड़ी की आवश्यकता की वजह से सबसे ज्यादा मात्रा में लकड़ी का कटाई हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वनोन्मूलन अगर होता है तो इसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि सूखा पड़ेगा, जैसे कि अभी आप लोग मौसम में बदलाव देख भी रहे हैं, तो मौसम का बदलाव भी होगा। इसके अलावा बात करूँ तो जब पेड़ नहीं रहेंगे, घास वगैरह नहीं रहेगा, तो क्या होगा, आपका जो है तो जो टॉप सॉइल है उसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके जो है आसानी से हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि भूमि का अपरदन होगा, सॉइल इरोजन होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए कि बायोडाइवर्सिटी जो है आपका सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपका जो है जंगलों में पाया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि देखो, जंगलों में जो है आपका ज्यादा मात्रा में पौधे होते हैं, और ज्यादा मात्रा में पौधे होते हैं तो पौधों को खाने वाले वहाँ पे हार्बिवरस प्लांट होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है। और जब इंसेक्ट्स होंगे और जो है आपके हार्बिवरस एनिमल्स होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, दूसरे जो है उनको खाने वाले हार्बिवरस हार्बिवरस आपके एनिमल्स को खाने वाले जो है कार्निवरस रहेंगे, ओमनिवरस रहेंगे, इंसेक्ट्स को खाने वाले जो है दूसरे जानवर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है
वनों में जो है आपका ज्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो वो सब भी नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी नष्ट होगा। इसकी वजह से जब बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रहा है आपका जो है, जब पेड़ ही नहीं है तो पेड़ चूंकि बादलों को अट्रैक्ट करते हैं तो वर्षा नहीं होगा, ठीक है। और पेड़ जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करके और फिर जो उसके जगह पर ऑक्सीजन को लाते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खत्म होगा अगर जो आपका पेड़ नहीं रहेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खत्म होगा तो बढ़ते जाएगा, जब बढ़ते जाएगा तो क्या होगा आपका जो, चूंकि वो एक गर्म गैस है, इस वजह से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, पूरे विश्व का जो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ठीक है। सो ये चीजें हैं, हालांकि ये सब चीज तो हो ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। ये आपका जो है CO2 के बढ़ने के कारण दूसरे भी और भी कुछ गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिनके बढ़ने की वजह से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का जो आपका संकट है, ये आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया होगा, किस तरीके से और किन किन गैसों की वजह से जो आपका ये बढ़ते जा रहा है। ये बहुत ही जो आपका हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए जो आपका खतरा साबित होगा। तो इसलिए जो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग कैसे ध्यान दे रहे हैं। तो वनोन्मूलन को समाप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है आपका वन रोपण करना पड़ेगा, एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। और एफोरेस्टेशन क्या हो गया, देखो जंगलों को जहाँ पर वो साफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उनके जगह पर जो है, उन सभी पेड़ों की जगह पर जो है हम लोग पेड़ों को अगर रोपते हैं, पेड़ों को जगह लगाते हैं, तो वही आपका कहलाता है वना रोपण, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ को लगाना, ठीक है। भारत में जो है ऐसे बहुत सारे मुहिम भी स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है, इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है, उसका हम लोग जिक्र करते हैं। देखो वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव जो है एक आपका कार्यक्रम हो गया, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 1950 में। इसके जरिए क्या होता है ना कि हर साल जो है आपका जुलाई और फरवरी के महीने में सरकार और जो आपके प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, ये सभी मिल करके और जो है पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में लगाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है वन महोत्सव, एक प्रकार का जो है वनों के लिए महोत्सव मनाना और पेड़ों को जो है ज्यादा मात्रा में लगाना। फिर बात करते हैं कुछ और भी जो है तरीके हैं जिसके जरिए कि पेड़ों को बचाने का प्रयास किया गया है। उसमें सबसे जो आपका बहुत ही प्रमुख नाम आता है वो है आपका चिपको आंदोलन, जो कि यहाँ पर गलती से लिख दिया है 1923 में, जबकि ये 1970 के दशक में हुआ था, यानी कि अगर सही सही बोले तो 1900 जो है आपका 72 में हुआ था, ठीक है। और ये जो आपका गढ़वाल जिला, चमोली जिला है, ठीक है, वहीं पर हुआ था। अगर बात करूं कि इस आंदोलन के जो है प्रणेता कौन थे, तो इसके जो है प्रणेता थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है। इसमें हुआ यही था कि वहां पर जो है आपके रोड के विकास के लिए कुछ काम हो रहा था, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ कि आसपास के जो लोग थे ना, वो सभी पेड़ों से चिपक गए और बोले कि रास्ता बनाने के लिए हम लोग पेड़ों को नहीं काटने देंगे, अगर पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले जो है हमें काटिए और तब पेड़ को काटेंगे। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया, बाद में चल करके उसका काफी प्रशंसा भी हुआ, ठीक है। तो ये है आपका चिपको आंदोलन। इसी के तर्ज पर जो है आपका दक्षिण भारत में भी एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसको हम एपिको आंदोलन कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है आपका पांडुरंग हेज या फिर हेगड़े ने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका चिपको आंदोलन। एक ही तर्ज पर जो है दो जगह पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो आपका आंदोलन हुआ है, ठीक है। तो ये भी काफी जो है आपका उस दिशा में, मतलब कि वनों को बचाने की दिशा में जो है एक सराहनीय कदम है, प्रयास है, ठीक है। और ये जो है हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर बात करते हैं कि ये जो आपका संसाधन है ना, अगर इनका अत्यधिक दोहन होता है, यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, इससे क्या होगा, इससे जो है आपका पर्यावरण का प्रदूषण का जो है खतरा बढ़ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा फोन आ रहा है। हाँ हेलो। ना थोड़ा सा हम फोन बाद में बात करते हैं, हम पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यही बताया था कि अगर मनुष्य के द्वारा जो है संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा, अति दोहन होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पर्यावरण के प्रदूषण का जो है खतरा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूं मैं, तो देखो संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने से क्या हुआ है कि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं अभी आ रही हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वनोन्मूलन हो गया, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के, एक चीज और ध्यान रखो कि बहुत सारे जो है विलुप्त होते जा रहे हैं प्रजातियां, स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि डोडर अभी खत्म हो गया है, ठीक है, डॉल्फिन खत्म होने के कगार पर है, टाइगर बहुत खतरे में है, तो ये सब चीजें हैं। तो संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और वनों
वन्य जो जीव हैं उनके ह्रास और लुप्तीकरण जो है संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के लिए चेतावनी है कि हमें जो है इनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ये जो है आगे चल करके बहुत ही घातक हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए जो है साबित होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि वन्य जीव क्या होता है। ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक आवास में यानी कि वनों में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो आपका पौधा हो चाहे वो जानवर हो, वो सब मिलकर के कहलाते हैं आपके वन्य जीवन या फिर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में जो है प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें अपने फ्यूचर मतलब भावी पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हमें जो है इसका सोच समझ करके उपयोग करना पड़ेगा, समुचित उपयोग करना पड़ेगा और उसको जो है बचाना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो हमारे देश के अंदर में संरक्षण करने के लिए बहुत सारे जो है आपके तरीके अपनाए गए हैं, बहुत सारे जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पर कि आपका मनुष्यों को छेड़खानी करने के लिए इजाजत नहीं होता है, वहाँ पर जो है चराना वगैरह ये सब चीजें मनाही होता है। ठीक है, और ये जो आपका वन्य जीवों की खुशहाली के लिए आपका प्रोटेक्टेड होता है। अभी जो है इंडिया में अगर बात करूं तो 104 जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क्स हैं, जिसका कि मैंने लिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए ही मैंने भेजा हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ तो 500 से ऊपर करीबन करीबन 543 जो है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ तो है ही ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्वायर। ठीक है, एक यहाँ पे टर्म आया हुआ है शांति घाटी। क्या है, ध्यान दीजिए कि शांति घाटी जो है आपका केरल में उपस्थित है, स्थित है। और यहाँ पर इसलिए इसका नाम जो है शांति घाटी रखा गया ना, क्योंकि रात के समय जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति रहता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया क्या है, कौन है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे इंडिया के अंदर में जो है बहुत ही एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है आपका डॉक्टर सलीम चिश्ती। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो कि आपका बर्ड का स्टडी करता है। ठीक है, तो इनको हम लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इनके नाम पर जो है एक इंस्टीट्यूशन भी है जिसका नाम है आपका सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी, जो कि आपका जो है पौंडीचेरी में है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब कुछ दिवस के बारे में हम जानते हैं जिनसे कि क्वेश्चन में भी की एमसीक्यू में पूछ दे। तो अब ये क्या क्या है, पहला ध्यान दीजिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है आपका 1970 में स्टार्ट किया गया था। पृथ्वी दिवस जो है पिछले ही महीने 22 अप्रैल को था। ठीक है, तो 22 अप्रैल को ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस के एक महीने ठीक बाद। अब बात करते हैं कि वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस जो है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस के ठीक एक दिन पहले। और इसके अलावा बात करूं तो बिहार दिवस को ही मनाया जाता है विश्व जल दिवस, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। एंड एक चीज और ध्यान रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जंतु दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करूं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जो है 29 दिसंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को आपका मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, जो कि हमारे लिए बेहद ही जरूरी एक लेयर होता है, एक जो आपका एटमोस्फियरिक लेयर होता है। ध्यान दीजिए पोल्यूशन क्या है। तो पोल्यूशन जो है आपका पर्यावरण का फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें अनवांटेड जो चेंजेज होते हैं ना, उन सभी अनवांटेड चेंजेस का कलेक्टिव फॉर्म ही आपका पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो है मैं आगे आप लोगों को कुछ चीजें और भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए वो सब क्या है। तो ध्यान दीजिए कि अब हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण के जो है कौन कौन से प्रमुख प्रकार होंगे। ठीक है, और वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि वायु पोल्यूशन होता है, मतलब कि वायु प्रदूषण होता है। सॉइल पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया। ठीक है, या फिर जो है आपका वाटर पोल्यूशन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करता हूँ मैं वायु पोल्यूशन। तो ध्यान दीजिए वायु जो है ना, इसका क्वालिटी का घटना किसके जरिए घटेगा। तो देखो जो भी आपके फैक्ट्री हैं या फिर वाहन है, व्हीकल्स हैं, तो उनसे निकलने वाला जो धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, जा करके जो आपका वायु का जो क्वालिटी है उसको घटा देते हैं। तो यही आपका कहलाता है वायु पॉल्यूशन। ठीक है, सो और वायु पोल्यूशन से जो आपका अम्लीय वर्षा वगैरह से भी
होगा, ठीक है। जैसे अब जो है बात करते हैं अम्लीय पोल्यूशन, अम्लीय वर्षा क्या होता है, ध्यान दीजिए। होता ये है कि फैक्ट्रियों में से जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन का ऑक्साइड होता है, तो वो सभी जो आपका फैक्ट्री से निकल करके ऊपर जाता है, ऊपर जा करके जो आपका वायुमंडल में वो जो आपका पानी के साथ में मिल जाता है, मतलब कि बादलों में मिल जाता है, और फिर जो है वही पानी में घुलने के बाद से वो जो है आपका एसिड के रूप में नीचे की तरफ में वर्षा के रूप में आता है। और इस तरीके से जो है आपका जो वर्षा होता है उसमें एसिड है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग एसिड रेन, जो कि आपका काफी घातक है। जब कभी एक बार तो अमेरिका में ऐसा हुआ था, तो क्या हुआ था वहां पे जो आपका स्किन जलने लगे थे, जो भी आपका बाहर में पौधा था वो सब जलने लगा था। तो ये बहुत ही भयंकर है, ठीक है, अम्लीय वर्षा। हालांकि जब भी वर्षा होता है तो पहला जो बौछार होता है उसमें अम्ल का मात्रा रहता ही रहता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए। सो ये तो आप लोग जान गए कि एसिड रेन क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। देखिए 6 प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें कि आपका प्रमुख रूप से अगर बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है, सीएफसी हो गया। ऐसे 6 गैसें होती हैं, जिनके वजह से क्या होता है कि ये अगर अर्थ हो गया तो अर्थ के, एक चीज ध्यान दो, देखो अर्थ के, अर्थ का जो है ना, एक मिनट, चलो, तो ये आपका जो है सन हो गया, जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ। अब ये सन से जो आपका एनर्जी आता है ना, जो धूप आता है, वो सभी के सभी पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी पर जो आपका वायुमंडल से भी टकरा करके वापस लौटता है, और पृथ्वी पर जो है पड़ने के बाद से टकरा करके लौटता है। तो ये जो आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, ये सभी क्या करती हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो हीट है वो बाहर निकल नहीं पाता है, और पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो यही जो आपका एक लेयर बना दिया और टेम्परेचर को नहीं जान दे रहा है, यही आपका कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होगा, पृथ्वी का जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर जो होता है ना, वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाया जाने वाला एक जो है आपका प्रमुख, एक जो आपका इम्पोर्टेंट लेयर होता है, जो कि आपका जो आपका अल्ट्रा वायलेट रे होता है ना, उसको पृथ्वी के अंदर जो आपका जाने से रोकता है। और इस तरीके से जो हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज से बचते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर हमारे शरीर पर पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि कैंसर और कैटरेक्ट जैसे बहुत सारे भयंकर भयंकर जो आपका बीमारियां होंगी, ठीक है। अभी देखा गया है कि वो जो आपका ओजोन लेयर में छिद्र होने लगा है अंटार्कटिका में, ये जो आपका 1975 में देखा गया था। और हर 10 साल बाद देखा जा रहा है कि वहां पर जो आपका बहुत वो छिद्र है ना, वो आपका बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एयर पोल्यूशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अब बात करते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो होता है वो आपका जो फैक्ट्रियों से या फिर जो है घरों से निकले हुए वाहित मल होते हैं, ठीक है, सीवेज होते हैं, या फिर जो आपका इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है ना, या फिर ये आपका जो है उर्वरक हो गया, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो फर्टिलाइजर बोलते हैं, कीटनाशक हो गया। तो ये सभी क्या होता है कि खेतों में हम लोग यूज करते हैं, या फिर घरों में से जो है निकलता है, या फिर फैक्ट्री में से निकलता है, तो हम लोग जो है नालों में बहा देते हैं, या फिर बह जाता है लापरवाही से। तो फिर क्या होता है कि वो आपका नदियों में जाकर मिलते हैं, नदियों से होते हुए समुद्रों में, इस तरीके से पूरा वाटर बॉडी ही आपका पोल्यूटेड हो जाता है। तो ये है आपका वाटर पोल्यूशन। सो अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं यूट्रोफिक के बारे में। तो ध्यान दीजिए यूट्रोफिक के बारे में कि जब क्या होता है ना कि कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो आपके स्वेलो जो झील होते हैं, उछले जो आपके झील होते हैं, ठीक है, ज्यादा गहराई जिसमें नहीं होता है, उन सभी तालाबों में, तो वो जो है आपका जल्दी ही आपका जो है यूट्रोफिक हो जाता है। उसमें जो आपका टॉक्सिक बहुत ज्यादा मात्रा में भर जाते हैं। ध्यान दीजिए कि यूट्रोफिकेशन आपका प्रमुख रूप से अगर बात करूं तो उर्वरकों के वजह से होता है। ज्यादा मात्रा में अगर उपयोग करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो है यूट्रोफिकेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और भी गैस से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। जैसे देखिए वायु पॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है आपका 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड नाम का जो है भोपाल के अंदर में, भोपाल जो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर जो है यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है उसके अंदर क्या हुआ कि MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का एक गैस जो है 12 बजे रात के आसपास रिस गया। 2 और 3 तारीख के बीच का जो रात था, और जो है आपका आसपास के बहुत सारे जो सोए हुए लोग थे वो सांस लिए, और इस तरीके से जो है 25,000 लोग दर पे ही मर गए, एट टाइम ही मर गए, ठीक है। और 2500 लोग मर गए, और जो आपके बहुत सारे अपंग हो गए, ठीक है। तो जो अपंग हो गए उनको जो है और भी ज्यादा नतीजा हुआ पूरे जिंदगी भर, क्योंकि उनको जो है उनका देख रेख करने के लिए और दूसरे भी लोगों को जो है क्या बोलते हैं परेशानी उठाना पड़ा था। अब बात करते हैं हम लोग साउंड पोल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि 80 डेसिबल से अगर ज्यादा फ्रिक्वेंसी, ज्यादा जो है आपका तीव्रता का कोई भी अगर साउंड है तो वो हमारे लिए जो है पोल्यूशन होता है,
ठीक है, वो पोल्यूशन उत्पन्न करता है। हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो 60 डेसिबल का होता है लगभग लगभग, ठीक है। तो 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। लेकिन 80 से ऊपर है, जैसे कि 85 है, तो वो आपका जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। वो आपका जो है नॉइज पोल्यूशन, जैसे कि आपकी गाड़ियों का जो आवाज होता है, वो सब 80-85 से लगभग लगभग में होता है, ठीक है, 80-85 के आसपास होता है, ठीक है। विकिरणों से जो आपका कैंसर हो गया, अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है, और अनुवांशिक रोग हो रहा है, तो ये तो आपका एक जनरेशन दूसरे जनरेशन होते जा रहा है, तो ये आपका और भी जो है आपका भयानक है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है क्या करना चाहिए, विकिरणों के प्रभाव से जो है हमें बचना चाहिए, ओजोन को बचाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं ना जो कि आपका पानी से फैलती हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर बात करूं तो लूज मोशन हो गया, यानी कि जो है बात करूं तो लूज मोशन कहने के बाद दस्त हो गया हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा जो है पेचिस हो गया, यानी कि डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जो आपके पानी से फैलते हैं। एक केमिकल का नाम याद रखिए, डीडीटी, जो कि ऐसा होता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो जो आपका डिग्रेड नहीं होता है, वो आपका जो खत्म नहीं होता है, और पक्षियों पर जो है इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव ये है कि इनके जो अंडे का जो आपका आउटर कवर होता है ना, वो इसकी वजह से क्या होता है कि पतला हो जाता है, जिसकी वजह से कि समय से पहले ही आपका टूट जाता है। और समय के पहले टूटने की वजह से क्या होता है कि वो अंडा जो है आपका खराब हो जाता है, बच्चे चूजे जो है आपके बाहर निकलने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, हैचिंग नहीं हो पाता है। एंड इसके अलावा मैं बात करूं तो आदमी जो है, आदमी को क्या करना चाहिए, जो आपका परमाणु बम हो गया, ये सब चीजें उनका जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं, इनका उपयोग करने से क्या होता है कि आपका जो अभी हम लोग बात करते हैं विकिरण का, वो विकिरण होगा, और उस विकिरण से जो आपने देखा ही था कि अनुवांशिक जो है आपका रोग होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो आपका जो है फैलते जाएगा। तो इस वजह से जो हमें इसका परहेज करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन को हमें जो है बचाना है, तो हमें जो है परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए, परमाणु विस्फोट नहीं करना चाहिए, परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, परीक्षण नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।